हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो सभी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी टेट एंड सुपर टेट जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 50 क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावणकोर का राजा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो आपको बताना है कि जब यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। किसने फहराई रखी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था महात्मा गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो आपको बताना है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। तो ये कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। इन एग्जामों में अधिकतर कथन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा था, तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपको बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, रमनदेई स्तंभ अभिलेख। रमनदेई स्तंभ अभिलेख में ये स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो शब्द है इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए। जो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? आपको बताना है कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त है ये किसने लागू किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो आपको बताना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। अल बरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी टिकट पर चुने गए थे। ये बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूरत में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो आपको बताना है कि जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1946 का कैबिनेट मिशन 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन था वो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। तो इनमें से कौन सा एक सदस्य है जो गठित नहीं था। यानी 3 सदस्य ऐसे हैं जो गठित थे लेकिन एक सदस्य ऐसा है इनमें से जो गठित नहीं था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो थे वो इन 3 कैबिनेट मंत्रियों में गठित नहीं थे। बाकी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये भी गठित थे, ए बी अलेक्जेंडर्स ये भी उस 3 कैबिनेट मंत्रियों में गठित थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी 3 कैबिनेट मंत्रियों में गठित थे। लेकिन जो लॉर्ड एमरी थे ये 3 कैबिनेट मंत्रियों में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लॉर्ड माउंटबेटन व्यवसायी के रूप में भारत आए। आपको बताना है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वायसराय के रूप में भारत आए। कैसे आए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिसने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीना दास। बीना दास एक महिला क्रांतिकारी थी जिसने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगर आपसे पूछा जाए किस समारोह में चलाई थी तब आप बताएंगे दीक्षांत समारोह में। दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय उन्होंने बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि
भारत का एकीकरण था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, के.एम. पणिक्कर। आपको बताना है इसमें कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ये कथन करने से संबंध है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा के.एम. पणिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब थी वो सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो आपको बताना है कि जो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब थी वो सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो आपको बताना है कि जो 1857 का संघर्ष हुआ था उसमें जो सिपाही भाग लिए थे वो उनकी सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध। अवध से थी। जो सर्वाधिक सिपाही थे उनकी संख्या कहां से थी? वो अवध से थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बंगाल तक सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा है तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बंगाल तक सीमित रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा मकबरा है जो जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। लेकिन जो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है वो अजमेर में नहीं है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनकी क्या नीति थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपको बताना है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैजनी को। लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो आपको बताना है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो आपको बताना है कि किस अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनमें किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? आपको बताना है कि जो करमचंद गांधी थे वो कहाँ के दीवान थे। तो करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे और बीकानेर के दीवान थे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राज्यों के करमचंद गांधी दीवान थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, और आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको बताना है जो चित्रकला की मुगल शैली थी उसको प्रारंभ किसने किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकला की शैली का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। अगला है 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को अजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी बात सही है। ये जो अभिलेख है ये गुफाओं को अजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है कथन हमारा सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है जो आदि शंकराचार्य थे उनके स्थापित मठ कहाँ हैं, कहाँ स्थित हैं। इनके 4 मठ थे और चारों मठ कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। पुरी में, श्रृंगेरी में, द्वारका एंड वाराणसी में इनके मठ स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने खैरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो आपको बताना है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसार दुखपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपको बताना है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको फिर से यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी, अकबर। अकबर सर थॉमस रो।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आपको बताना है क्यों। इतिहासकार जो बर्नी थे उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को देश से थे, मार्को पोलो इटली के थे एंड नूनी जो थे वो पूर्वगामी के थे, लेकिन अब्दुल रज्जाक जो थे वो तुर्की के नहीं थे। और यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा राजपूत राजा था जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो आपको बताना है अब्दुल फजल जो थे इनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजादा सलीम। शाहजादा सलीम के कारण इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो आपको बताना है कि किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन जो दत्त थे इनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो आपको बताना है कि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करने वाले कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका संश्लेषण है आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला। तो गांधार शैली एक संश्लेषण है, भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे। तो आपको बताना है कि जो औरंगजेब थे उन्होंने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो कौन कौन से थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा में औरंगजेब ने ये दो राज्य थे जिनको विजय किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ऑप्शन है हमारा सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता और भारी औद्योगिकीकरण। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखकर देंगे कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। तो आप ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे आपके पास। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।